नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा क्लास लेने का उद्देश्य था उसमें हम आपको जीके प्लस जीए, जीके यानी होता है जनरल नॉलेज, जीए यानी होता है जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका करंट की चीज़ें पूछी जाती हैं और इसमें आपका पुराना या ओल्ड चीज़ें पूछी जाती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। आज के इस सेशन में हम लोग ऐसा क्लास करने वाले हैं जिसमें आप बात नहीं मानेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और जीके आपका इतना स्ट्रांग कर देंगे, इतना मजबूत हो जाएगा कि आने वाले विभागीय परीक्षा में, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो पोस्टमैन मेल गार्ड का हो, चाहे वो पीएएसए का हो, क्योंकि देखिए जो जीके का सिलेबस है वो तीनों में सेम है। सेम चीज़ें सेम तरह की पूछी जाती हैं। और दूसरी चीज़, जब तक आप PYQ नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करेंगे, आपको जीके आप कितना भी पढ़ लें उस चीज़ याद ही नहीं रहेगी। अब यदि बेसिक की बात की जाए तो जीके में जीके या जीए का जो सेक्शन है हमारा, ये आपके पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस प्लस पीएएसए, तीनों में ये 10-10 नंबर का पूछा जाता है। 10-10 प्रश्न तीनों में पूछे जाते हैं। पीएएसए में 10 प्रश्न 10 नंबर का रहता है। पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस का कंबाइंड पेपर होता है, ये 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के। एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है इसमें। केवल पीएएसए में एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है। तो ये इसके सिलेबस की बात हो गई। अब यहाँ पे जीके के सेक्शन को बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से, बहुत सोच विचार कर करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। जल्दबाजी में पढ़ेंगे, चीज़ें भूल जाएंगी। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में एक बार अगर बैठ गया तो वो गारंटी है दोबारा आप उसको नहीं भुला सकते हैं। वो भूलेगा ही नहीं, आप प्रयास करेंगे तब भी नहीं भूलेगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, जब कई प्रश्न पत्र आप हल कर लेंगे वो कन्फ्यूज़न भी आपका हम दूर कर देंगे। इसलिए चलिए आइए हमारे साथ जुड़िए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। पब्लिक क्लास है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी। और रही बात इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ केवल पेड कोर्सेस में ही दिए जाते हैं। पब्लिक क्लास में आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ। आज हम आप लोगों को पहले पोस्टमैन प्लस एमटीएस का जो कंबाइंड पेपर था, और किस सन का, 2023 का इसको हम लोग पूरा करेंगे। इसमें आपके 23 सर्कल के पूरे पेपर आपको हम हल करवाएंगे। आज पोस्टमैन एमटीएस का कंबाइंड पेपर 2023 का ये पहला प्रश्न पत्र है, जो कि आपका असम सर्कल से है। कहाँ से है? असम का है। इसमें हम 10-10 प्रश्न इसके करेंगे, 10 प्रश्न इसके हल करेंगे। और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, तो यहाँ से 20 नंबर का आपका कवर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। बाकी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप बाद में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब काम की बातें हो जाए। 31 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता था। ये 2023 में जो ये प्रश्न बना है ऑस्कर पुरस्कार, तो ऑस्कर अवार्ड आपको फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप इस सन में अगर पेपर दे रहे हैं, यदि आपका मान लीजिए कि जुलाई और अगस्त में पेपर है, जुलाई या अगस्त में पेपर होता है जनरली, तो इसमें आप उसको अच्छे से देखिए, कवर कर सकते हैं। 2000 आप जिस सन का पेपर दे रहे हैं, 2024 का दे रहे हैं, तो 2024 का आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे जितने भी आपके अवार्ड हैं इस तरह के, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये लघु फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 दिया गया था। RRR को नहीं मिला था, हर जगह सब कुछ एक साथ नहीं मिला था, हॉल आउट को नहीं मिला था। आपका यहाँ पे जो हाथी फुसफुसाते हैं, ये पिक्चर का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, विस्परर, है ना।
तो इससे एक प्रश्न पूछा गया था। ये इसको क्या है कि लघु फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 में दिया गया था। तो यहाँ से थोड़ी एक चीज़ समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है कि हमको करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस है ना, करंट अफेयर के बारे में भी अपडेट होना चाहिए। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे G20 सम्मेलन हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ऑस्कर अवार्ड के लिए हो गया, तो इन सब में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 32 नंबर की बात करेंगे। 32 नंबर में दिया गया है कि किस वर्ष श्री भूपेन हजारिका को प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब देखिए इसको कैसे करना होगा। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि भारत रत्न पुरस्कार है क्या। भाई क्या जानना है कि भारत रत्न पुरस्कार है क्या, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है ना, क्या हर वर्ष दिया जाता है कि कभी कभी ये प्राप्त होता है। थोड़ा सा देखिए आप इसको। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देखिए नॉलेज होना चाहिए, तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि जो भारत रत्न पुरस्कार, तब हम इस पे ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। जो भारत रत्न पुरस्कार होता है ये भारत सरकार का या भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। और दूसरी चीज़ देखिए, अब भारत रत्न की यदि चर्चा ही आ गई है तो भारत रत्न से संबंधित देखिए क्या क्या पूछ सकता है। पूछ सकता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 में पहली बार किसको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और 26 जनवरी को दिया जाता है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसका जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका कला, साहित्य, विज्ञान तथा इससे बड़े पैमाने पर जन सेवा में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, है ना, इनको भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1954 में सबसे प्रथम पहले भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भूपेन हजारिका को प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार किस सन में दिया गया था, तो 2019 में इनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभी तक 27 बार भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। मतलब पिछली बार 2024 में दिया गया था, है ना। अभी 2025 का कोई ऐसा घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा नहीं याद कर सकते हैं तो जो महत्वपूर्ण पुरुष हैं, जो फेमस हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम हो गया, राजीव गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, मदर टेरेसा हो गई, लता मंगेशकर हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, अटल बिहारी जी हो गए, प्रणब मुखर्जी जी हो गए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हस्तियां हैं जिनको याद कर लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित वो पूछता है। बात क्लियर हो गई। 32 नंबर प्रश्न में भूपेन हजारिका जी को 2019 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। पहली बार तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था 1954 में। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की तरफ। पूरे ऑप्शन में अच्छे से गहनता के साथ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न में अच्छे से उसको समझेंगे, क्योंकि प्रश्न देखिए ऑप्शन से आगे का भी बन सकता है। 33 नंबर में दिया गया है 33 में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 में हुई थी। अब इसको याद कैसे करेंगे, 1942 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1942 5 1947,
तो अरे बकलोलवा तो याद होना चाहिए ना कि 1947 में तो देशवा आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो 1947 में जब आपका देश आज़ाद हुआ था, तो ये थोड़ा सा 5 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब लगभग आज़ादी के समय की बात कर रहा है ना। तो ये किससे संबंधित है? सबसे पहले तो ये संबंधित है महात्मा गांधी से। किससे संबंधित है ये ऑप्शन? महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ये सभी ज़्यादातर विद्रोह जो आपको दिख रहे हैं ए, बी और डी में, तो ये सब आपके महात्मा गांधी द्वारा ही स्टार्ट किए गए थे, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो दांडी मार्च हो। ठीक है, तो 1942 में क्या क्या शुरू हुआ था, चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन की तरफ पहले चलते हैं। ए में आपका दिया गया है दांडी मार्च। ए ऑप्शन में क्या दिया गया है? दांडी मार्च। तो दांडी मार्च जो है, दांडी यात्रा जिसको हम बोलते हैं, तो ये चीज़ आपका मार्च में स्टार्ट हुआ था, दांडी यात्रा, इसीलिए इसका दांडी मार्च नाम है। ये महात्मा गांधी के द्वारा ही दांडी यात्रा आरंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में, फिर भी देख लीजिए। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ठीक है, दांडी तक, कहाँ तक? दांडी तक नमक आपका ये दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और दांडी मार्च का समापन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। मतलब 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला था। दांडी मार्च पद यात्रा किया गया था, जिसमें नमक कानून भी शामिल है। ठीक है, तो इसको दांडी यात्रा भी बोलते हैं। ये चीज़ तो होगा नहीं, क्योंकि ये 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। इसको 8/8/1942 से शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो देखिए 1942 यहाँ पे दिया है, डेटवा नहीं दिया है तो डेटवा याद कर लीजिए ना, मैंने दे तो दिया 8/8/1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना से संबंधित है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई भैया? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 की घटना से संबंधित है। डेट याद रखिएगा, कभी पूछ लेता है। 8/8/1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह नारा भारत छोड़ो गांधी जी द्वारा दिया गया था। बात समझ में आ गई? तीसरा चीज दिया है ऑप्शन में सिपोय विद्रोह। जो हमारा ये सिपोय विद्रोह है, इसको आप याद किए होंगे, कभी सुने होंगे शायद बचपन में, आगे बूढ़े पढ़ते लढ़ते कभी तो सुने होंगे कि एक 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी, है ना, जिसमें झांसी की रानी का बहुत बड़ा रोल था। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसी को सिपोय विद्रोह या सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह या भारतीय विद्रोह या 1857 का विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह भी इसको बोला जाता है। किसको? सिपोय विद्रोह को। तो ये चीज किससे संबंधित है? किस सन से? 1857। किससे? 10/5/1857 से। तो ये 57 वाला तो होगा नहीं, मतलब ये तो आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, इसको भी देख लीजिए। साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन जो हुआ ये 3 फरवरी 1928 में। किससे संबंधित है ये? 1928 की तिथि से संबंधित है। बात क्लियर हो गया? चारों ऑप्शन को हम आपको बता दिए हैं, जिससे क्या है कि देखिए बाद में दूसरा भी तो पूछ सकता है। क्या वही चीज पूछेगा? भैया दांडी मार्च पूछ लिया तो क्या करेंगे? दांडी मार्च किस सन से संबंधित है? सिपोय विद्रोह पूछ लिया, साइमन कमीशन जाओ आंदोलन पूछ लिया किस सन से संबंधित है। तो चारों हम आपको बता दिए हैं। इसी तरह से जब कवर करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे सब पूरा हो जाएगा, अपने आप ही पूरा हो जाएगा। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जीके में लगभग 5 से 6 प्रश्न आपका पुराना पूछा जाएगा, 1 से 2 प्रश्न नया पूछा जाएगा और 1 से 2 प्रश्न आपके नैतिकता के भी पूछे जाएंगे। अब धीरे धीरे हम सब क्लियर कर देंगे आपको किस एरिया से कहां से प्रश्न बनते हैं। विभाग के पास क्या है, वही चीज तो बार बार पूछता है। अब नैतिकता के 2 प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 34, कल्पना कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में मनी ऑर्डर का भुगतान कर रहे हैं। मान लीजिए आप पोस्टमैन हैं,
आप चले गए अपने बीट में मनी ऑर्डर का पेमेंट करने, आपको वृद्धावस्था पेंशन मनी ऑर्डर के भुगतान के लिए 10 रुपए की टिप देती है। मतलब कि वृद्धावस्था पेंशन मनी ऑर्डर भुगतान करते हैं तो आप 10 रुपए की आपको टिप मिलती है। आप इस स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप क्या करेंगे? बहुत खुशी हो जाएंगे, 10 रुपया मिल जाएगा, जाएंगे 10 रुपया वाला राशि खा लेंगे, गुटखा खा लेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है, विभाग द्वारा ये नहीं होता है। भले ही आप लेके गुटखा खा लें, कुछ भी कर लें, पर वो चीज़ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में देखिए क्या है, पैसे स्वीकार करता है और उसे धन्यवाद देता है। ले भैया, एमओ वाला जो पेमेंट कर रहा है वो पैसा ले लेता है और देने वाले को धन्यवाद भी बोलता है, लीजिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, 10 रुपया दिए हैं, दोबारा आएंगे तो और ज़्यादा दीजिएगा। ये नहीं होगा। पैसे स्वीकार करता है और महिला को राशि प्राप्त करने की रसीद देता है, ये भी गलत है। भाई पैसा उसका 10 रुपया आप ले लिए, रसीद तो मान लीजिए ठीक है देवा ही करेंगे। धन स्वीकारता है और इसे विभाग को जमा कराता है, ये कौन सी बात हुई? मतलब घूस लेंगे और उसको विभाग को जमा करेंगे, ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद ऑप्शन दिया है कि भुगतान प्राप्तकर्ता से पैसे स्वीकार ना करे, प्राप्तकर्ता से पैसे स्वीकार नहीं लेना है और उसे समझाएं, उसको बताइए कि भुगतान प्राप्तकर्ता को भुगतान करता उसका कर्तव्य है भुगतान करना। भैया मनी ऑर्डर का पेमेंट देना हमारा कर्तव्य है, आप उसमें पैसा नहीं देना है, किसी को नहीं देना है ना? तो ये हो गई नैतिकता की बात समझ में आ गई। आप कुछ भी करते हो, पैसा लेते हो, डाक बांटते हो, पैसा लेते हो, क्या करते हो भगवान जाने, पर आप ऐसा मत करिएगा। विभाग में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ईमानदारी के साथ जो सही लगे उसमें ही करना है। आप कुछ लेके चाहे गुटखा खाते हो, चाहे कुछ भी करते हो, चाय पीते हो, है ना, सबसे पहले तो वो लेना ही गलत है, उसको लेना ही नहीं है पैसा, 10 रुपये जो भी दे रहे हैं। बाकी ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपकी, सभी समझदार लोग हैं, इतने छोटे छोटे भी नहीं हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 35 पे। 35 में ये भी नैतिकता का है, बताया था ना नैतिकता से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने कार्यालय में लेटर बॉक्स खाली करने का काम कर रहे हैं, है ना, लेटर बॉक्स क्लियरेंस का काम आप कर रहे हैं। लेटर बॉक्स खाली करते समय आपको लेटर बॉक्स में 500 रुपया का नोट मिलता है। कोई आया था डालने, धोखे से वो डाल दिया पत्र के चिट्ठी के साथ में 500 रुपये वो लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो आपकी इस स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया बताइए भैया ऑप्शन में देखकर। इसे विभाग का जो जमा करने के लिए पोस्ट मास्टर को सौंप दें, अपने पास रखें, आपके उपयोग के लिए होगा। इसे कार्यालय के सभी कर्मचारियों के बीच पार्टी के लिए खर्चा रख लें, खर्च करें। इसे किसी दान उद्देश्य के लिए दे दें। तो क्या करेंगे इसमें? देखिए, इस तरह का यदि कोई पैसा मिलता है तो लेटर बॉक्स क्लियरेंस का जो भी आदमी है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पोस्ट मास्टर को इसकी सूचना दे और वो पैसे को उसको सौंप दे। ठीक है, उसको देना चाहिए। आप उसमें चाय पानी भी नहीं पी सकते हैं, शराब नशा गुटखा पानी उस पैसे से नहीं कर सकते, और अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए भी नहीं कर सकते हैं, और किसी दान के उद्देश्य से भी नहीं रख सकते हैं। देखिए, ऐसा ऑप्शन दिया है कि थोड़ा भाव विभोर भी किया है कि दान के उद्देश्य के लिए दें, मतलब कि उस पैसे का बच गया है तो लोग सोचते हैं कि चलो इसको दान कर देते हैं, यार हराम का है, क्या काम आएगा। ऐसा भी नहीं है, उसे आप पोस्ट मास्टर को दीजिए, जो करना होगा वो करेंगे। मगर आजकल के पोस्ट मास्टर को दे देंगे ना तो वो खुद वही खा लेगा वो आगे किसी को कुछ बताएगा ही नहीं। ठीक है, फिर भी भाई जो है सो है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 46 पे। भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबको पता है, ठीक है, सबको ये जानकारी है। देखिए, राजस्थान दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है। एक बात बता दें आपको, जो हमारा राजस्थान है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दूसरा चीज, आपका जो उत्तर प्रदेश दिया है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा है, और इनसे दो से कोई मतलब है ही नहीं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, जिसमें केवल 2 जिले ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 47 पे। डैश डैश केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी है।
दादरा और नगर हवेली एंड दमन द्वीप। इसकी राजधानी क्या है? तो देखिए एक एक ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, पोर्ट ब्लेयर, लेह, सिलवासा, कावारत्ती। तो पहले प्रश्न को देखिए छाटना जी, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो पहले ऑप्शनवा को हटाइए ना। तो जो लेह है, सीधी बात है, लेह किसका है? लद्दाख की राजधानी है। किसकी राजधानी है? लद्दाख की। ये तो कट गया। अब पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर आपका किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। इसको याद कर लीजिएगा। 8 देखिए इस समय 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, अलग से हम आपको बता रहे हैं। 28 राज्यों की राजधानी आप याद कर लीजिए और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके सबकी राजधानी आपको याद होना चाहिए। केवल इसी बस का नहीं कि पूछ लिया तो इसका बस याद हो जाए। पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। लेह आपका लद्दाख का हो गया। अब देखिए सिलवासा जो है, सिलवासा यहाँ पे जो दिया है, दमन एंड द्वीप, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, इसकी राजधानी है सिलवासा। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पे अगर सिलवासा रख दें तो सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी है। ठीक है। और कावारत्ती जो होती है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी है। दिल्ली की राजधानी आपकी नई दिल्ली हो गई, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ हो गया। ठीक है। इस तरह से टोटल 8 हैं। सबके आप राज्य और राजधानी केंद्र शासित प्रदेश की आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 28 में आइए, 48 में आइए। भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया था? ये कैलेंडर से प्रश्न पूछा लिया गया है। कैलेंडर से भैया एक प्रश्न आता है, हर बार आता ही आता है। मेन चीज़ों को याद करना है, हम बताएंगे। देखिए वहाँ पे हम आपकी क्लास अलग से लेंगे। अभी तो हम केवल PYQ आपको बता रहे हैं कि आपको 4-5 PYQ कर लीजिए तो थोड़ा सा आपके दिमाग में घुसने लगे, बैठ तो जाए कि हाँ कहाँ किस किस एरिया से पूछता है। अब बाकी सिलेबस में दे दिया, हिस्ट्री आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, आपका और चीज़ें खेल कूद से आएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, तो परेशान हो जाएंगे। इससे थोड़ा तरीका समझ में आएगा। तो भारत में संविधान दिवस आपका ऑप्शन देखिए 14 अप्रैल तो है नहीं, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। अब इसको दोबारा कभी देखेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी कैलेंडर का क्लास हम अलग से लेंगे। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? राज्यसभा के देखिए यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्लस है। पहले इसको कर लीजिए 50 नंबर को, फिर उसको हम बताते हैं। 50 नंबर में दिया गया है कि स्वीटी बूरा ने विश्व चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये चीजें क्या है? देखिए करंट अफेयर से है। करंट अफेयर से कितने प्रश्न मिल गए? एक शुरू में पूछा गया था और एक ये हो गया। कितने हो गए? 2 प्रश्न आपका हो गया जीए से, 2 प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया आपका नैतिकता से, 4 हो गए, और 6 प्रश्न आपके पूछे गए हैं जीके से, मतलब पुरानी चीज़ों से। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से विभाग प्रश्न बनाता है। अब 49 में आइए, इसको देखिए अच्छे से। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? लोकसभा और दूसरी चीज होती है राज्यसभा। दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पूछा है राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं। जब हम आपको राजनीति शास्त्र पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत वहां से तो ये क्लियर हो जाएगा, पर फिर भी अभी देख लीजिए। चलिए, यहां पे नाम दिया गया है ओम बिड़ला, वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण सिंह, जगदीप धनखड़। तो जो ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला जो नाम दिया गया है, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अभी करंट में भी हैं ओम बिड़ला जी, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वेंकैया नायडू जो है ये बहुत पहले उपराष्ट्रपति थे। बहुत पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति थे प्लस ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी थे, क्योंकि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वही तो उपराष्ट्रपति ही तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है।
तो वेंकैया नायडू पहले थे। अभी वर्तमान का पूछा है, ये 2023 का पूछा था, इसके पहले वेंकैया नायडू थे। तो वेंकैया नायडू नहीं है, अब पहले थे ये उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष। चाहे वो उपराष्ट्रपति पूछ ले या चाहे यहाँ पूछ ले कि राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बात एक ही है। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हरिवंश नारायण सिंह दिया गया है, हरिवंश नारायण सिंह ये एक सेकंड, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। कौन है ये? राज्यसभा के उपसभापति हैं। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के उपराष्ट्रपति भी हैं और वर्तमान उसके राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि दोनों पद एक ही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जगदीप धनखड़ इस समय राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं, क्योंकि दोनों पद एक ही हैं। हरिवंश नारायण राज्यसभा के उपसभापति हैं और वेंकैया नायडू पहले अध्यक्ष थे। ओम बिड़ला इस टाइम पे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखिएगा। ये दोनों चीज़ आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अध्यक्ष, ये सब चीज़ें आपको याद करके रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये रहा आपका असम सर्कल 2023 का जीके का हल प्रश्न पत्र। इसी तरह से हम आपको पूरे सर्कल के करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अच्छे से पढ़िएगा। और जो चीज़ें जहाँ जहाँ क्षेत्र से देखिए पूछा जा रहा है ना, तो थोड़ा सा ऑप्शन के बाद भी आप चाहे लूसेंट खोल लीजिए, वहाँ से भी कुछ चीज़ें और अपने से इकट्ठा करने का प्रयास करिए, क्योंकि चीज़ें और पूछ सकती हैं भाई, बार बार रिपीट तो होता है। देखिए 10 प्रश्न में से 5 से 6 प्रश्न आपके रिपीट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 से 6 प्रश्न, कभी कभी 6 से 7 प्रश्न रिपीट होते हैं। जो आपका 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर का पूछा जाएगा, वो तो करंट का ही रहेगा, रिपीट होने का उसका कोई सवाल ही नहीं है। तो पुराने में से आपके प्रश्न रिपीटेड मिल जाएंगे, एक आध प्रश्न आपके नैतिकता से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 5 या 7 प्रश्न बनाना बहुत आसान है। इसके बाद केवल 3 प्रश्न या 4 प्रश्न में ही तो जंग है। इस जंग को पार करने के लिए कुछ हम बताएंगे, कुछ आप पढ़िए। तो दोनों लोग पढ़ेंगे तभी होगा, हमारे पढ़ने से बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।